एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए जहां एक दरवाजे से किसान का अनाज अंदर आता है, पर बाहर निकलते वक्त वो अनाज सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं बनता जिसे हम रोज देखते हैं। बिल्कुल, वो एक पूरी तरह से अलग रूप ले लेता है। सही कहा। उस अनाज का एक हिस्सा अनप्रीमियम मल्टीग्रेन पास्ता और चॉकलेट पीनट बटर में बदल जाता है, जो बच्चों के स्कूल टिफिन में जाते हैं। हाँ, और उसी अनाज का जो दूसरा हिस्सा है वो एक ऐसी चीज में बदल जाता है जो सीधा गाड़ियों के फ्यूल टैंक में डालता है। एग्जैक्टली। ये सुनने में ना किसी साईफाई मूवी का प्लॉट लग सकता है, पर आज की रियलिटी सच में यही है। मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैं पूरी तरह हैरान थी। और यही रियलिटी इस बात का सबूत है कि बिजनेस की दुनिया में जो पुराने डब्बे बनाए गए थे, मतलब कि खाने पीने वाली कंपनी सिर्फ खाना बनाएगी और एनर्जी वाली कंपनी सिर्फ फ्यूल, राइट। वो डब्बे अब पूरी तरह से टूट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज इस डीप डाइव में हमारे पास इस डब्बे तोड़ने वाली स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ है। हमने मोडी नेचुरल्स लिमिटेड की मई 2026 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का गहराई से अध्ययन किया है। जी, और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ कुछ फाइनेंशियल नंबर्स पढ़ना नहीं है। वही तो, हम एक ऐसी कंपनी की बदलाव की कहानी को समझेंगे जो बल्क एडिबल ऑयल के मार्केट से निकलकर एक ही वक्त में हमारी रसोई, हमारी गाड़ी और हमारे लाइफस्टाइल को टारगेट कर रही है। ये प्रेजेंटेशन सच में एक सोचे समझे बिजनेस पिवोट की मास्टर क्लास है। बिल्कुल। तो FY26 में इस कंपनी ने जो नए मुकाम हासिल किए हैं, उसके पीछे आखिर मैकेनिक्स क्या हैं? देखिए, अक्सर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सिर्फ पिछले साल की उपलब्धियों का एक बही खाता होती हैं। बिल्कुल। पर यहाँ हम एक क्लियर दिशा बदलने की कोशिश देख रहे हैं। एक ऐसी कोशिश जो अब एक्चुअली जमीन पर उतर चुकी है। सही बात है। और जिसके नतीजे अब उनकी बैलेंस शीट पर बहुत साफ दिख रहे हैं। तो नतीजों की बात करें तो इनके किसी भी नए प्रोडक्ट या प्लांट के बारे में बात करने से पहले उस फाइनेंशियल बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग नंबर्स के कोई भी नया आइडिया सिर्फ हवा में होता है। एग्जैक्टली। तो अगर FY26 के आंकड़े देखें तो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 719.2 करोड़ रहा। ये पिछले साल के मुकाबले 8.5% ज्यादा है, जो कि एक ठीक ठाक और स्टेडी ग्रोथ है। सही बात है। पर मैं देख रही थी कि असली कहानी तो प्रॉफिट के आंकड़ों में छुपी है। वहां पर नंबर्स पूरी तरह से एक अलग कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल, जैसे इनका ईबिटा, मतलब वो प्रॉफिट जो कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कमाती है, हाँ, वो 73.5 करोड़ हो गया है, जो कि सीधा 31.2% का उछाल है। और उसके बाद आता है इनका PAT, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पैसा आखिर में कंपनी के बैंक अकाउंट में बचता है सारे टैक्स और खर्चे निकालने के बाद। सही कहा। वो सीधे 50.3 करोड़ पे पहुंच गया। ये पिछले साल से 62.1% ज्यादा है। हालांकि सोर्स डॉक्यूमेंट्स में ये भी क्लियरली जिक्र है कि इसमें 4.9 करोड़ का एक इंश्योरेंस क्लेम शामिल है। ओह अच्छा, ये क्लेम किस चीज का था? ये क्लेम FY24 में इनके एथेनॉल प्लांट में मशीनरी खराब होने की वजह से मिला था। ठीक है, पर अगर हम इस क्लेम को हटा भी दें तो भी ये ग्रोथ मैसिव है। मेरा दिमाग ना इस मैथ पे अटक रहा है थोड़ा। कैसे? अगर रेवेन्यू यानी धंधा सिर्फ 8.5% बढ़ा है, तो प्रॉफिट 62% कैसे जंप कर सकता है? ये फाइनेंस की दुनिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जिसे ऑपरेशनल लेवरेज कहते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? असल में होता क्या है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक बड़ी लागत फिक्स्ड होती है, जैसे फैक्ट्री का किराया हो गया या बेस सैलरीज और मशीन्स की कॉस्ट। समझ रही हूँ। जब ये फिक्स्ड कॉस्ट एक बार कवर हो जाती है तो उसके बाद आने वाले हर नए रुपए का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा प्रॉफिट में जाता है। ओके, तो इस केस में उन्होंने अपने खर्चे इतने एफिशिएंटली मैनेज किए हैं कि रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी ने भी प्रॉफिट मार्जिन को रॉकेट की तरह ऊपर भेज दिया। बिल्कुल, उनका फोकस एफिशिएंसी पर बहुत स्ट्रांग रहा है। इसे देखकर तो मुझे ना कार की एरोडायनामिक्स याद आती है। जैसे किसी कार को तेज भगाने के लिए आप सिर्फ उसमें और बड़ा महंगा इंजन नहीं लगाते। हाँ, आप उसका वजन भी तो कम करते हैं। एग्जैक्टली। आप कार का वजन हल्का करते हैं और उसका डिजाइन एरोडायनेमिक बनाते हैं ताकि हवा का रेजिस्टेंस कम हो। यहाँ इनका इंजन यानी रेवेन्यू थोड़ा सा ही बढ़ा, पर इन्होंने कंपनी का वजन इतना कम कर दिया कि स्पीड यानी इनका प्रॉफिट डबल हो गया। बहुत अच्छी तुलना दी आपने। और इस वजन कम करने का सबसे बड़ा सबूत इनका उधार है, यानी इनका डेट। वहां क्या चेंजेस आए? अगर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 1.22 से कम होकर अब 0.94 हो गया है। ओह वाओ,
तो ये 1 से नीचे आ गया है। सही पकड़ा। 1 से कम रेशो होने का सीधा मतलब है कि कंपनी पर उसकी अपनी पूंजी के मुकाबले अब कर्ज कम है। और जब कर्ज कम होता है तो नेचुरली इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता होगा। बिल्कुल, जिससे आखिर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता है। और शायद इसी वजह से इनकी बैलेंस शीट की रेटिंग भी बेहतर हुई है ना। मैंने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए अब इन्हें IVR BBB स्टेबल और शॉर्ट टर्म के लिए IVR A3+ रेटिंग मिली है। हाँ, ये क्रेडिट रेटिंग्स बेसिकली मार्केट को ये सिग्नल देती हैं कि इनका फाउंडेशन अब हिलेगा नहीं, इनका बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तभी तो इनके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय मोदी ने इस प्रेजेंटेशन में FY26 को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ही वही होता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से बिजनेस का कर्व पूरी तरह से एक नई दिशा में ऊपर की तरफ घूम जाता है। मतलब अब तक वो सिर्फ तैयारी कर रहे थे। हाँ, उनका फोकस अब तक एक प्लेटफॉर्म बनाने पर था, एक मजबूत बुनियाद तैयार करने पर था। अब वो फाउंडेशन बन चुकी है और आगे का पूरा गेम इस प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर स्केल करने का है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल का एक बहुत बड़ा कारण उनका एक नया सेक्टर है, इनका एथेनॉल डिवीजन। सही कहा, यही वो नया इंजन है जिसने पूरी कंपनी को एक नई स्पीड दी है। आंकड़ों के मुताबिक इनके एथेनॉल प्लांट की कैपेसिटी FY24 में 130 KLPD थी। वहां से बढ़ाकर FY26 में इसे सीधा 282 KLPD कर दिया गया है, जो कि लगभग 117% का इजाफा है। वेट, लगभग डबल से भी ज्यादा। अब ये 282 KLPD यानी किलोलीटर्स पर डे सुनने में एक टेक्निकल टर्म लगता है, पर इसका मतलब है हर रोज लगभग 2,82,000 लीटर फ्यूल जनरेट करना। हाँ, ये कोई छोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है यहाँ। ये एक मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल अप है। पर इतना बड़ा स्केल अप, इसका कोई शॉर्ट बायर भी तो होना चाहिए। वही तो मेन बात है। ये एक्सपेंशन कोई हवा में किया गया रिस्क नहीं है। इन्हें पहले से ही OMCs से यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। 400 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल, ये ऑर्डर लगभग 47,900 किलोलीटर्स एथेनॉल सप्लाई करने के लिए मिला है और इन्होंने रिसेंटली 2 नए कस्टमर्स भी जोड़े हैं, जिससे इन OMCs के साथ इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर हो रहे हैं। पर यहाँ ना मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। कैसा पुशबैक? देखिए, एक एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी जिसका कोर फोकस हमेशा से रसोई के आसपास था, वो अचानक से गाड़ियों के फ्यूल टैंक में क्या ढूंढ रही है? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है। मेरा मतलब है, एनर्जी सेक्टर में इतना बड़ा कैपिटल लगाना और कैपेसिटी को डबल से ज्यादा कर देना, क्या ये अपने मेन रास्ते से भटकना नहीं है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि अगर हम थोड़ा डीपर जाएं तो ये भटकना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही स्मार्ट, इंटीग्रेटेड, वैल्यू एडेड मॉडल है। इंटीग्रेटेड कैसे? देखिए, एथेनॉल हवा से तो बनता नहीं है। इनकी छत्तीसगढ़ वाली जो डिस्टिलरी है वो ग्रेन बेस्ड है, यानी ये एथेनॉल अनाज से बनता है। अच्छा, अनाज से। और मोदी नेचुरल्स भारत के सबसे बड़े राइस ब्रांड ऑयल यानी चावल के छिलके के तेल बनाने वालों में से एक है। ओह। तो जो कंपनी सालों से राइस ब्रांड ऑयल बना रही है, उसको गांव से अनाज उठाने या एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेज करने का अनुभव पहले से है। एग्जैक्टली। उनके पास फार्मर्स के साथ डायरेक्ट डील करने का ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है। तो यानी जो सबसे मुश्किल काम था, मतलब रॉ मटेरियल का सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स, वो इनके पास पहले से सेट था। इन्होंने बस उस रॉ मटेरियल के एंड यूज को बदल दिया। कनेक्शंस बनाने में लोगों को दशकों लग जाते हैं। तो उन्होंने अपने उस पुराने सप्लाई चेन नेटवर्क को ही एथेनॉल में लेवरेज कर लिया। स्मार्ट। बिल्कुल। और रही बात रिस्क की, या जो सरकार की E20 पॉलिसी है, तो हमें इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझने होंगे। हाँ, क्योंकि सब कुछ E20 मैंडेट पर ही तो टिका है। देखिए, E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। अब भारत अपना लगभग 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिस पर हजारों करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। मैं समझ रही हूँ। तो सरकार के पास E20 ब्लेंडिंग को पुश करने के अलावा कोई और वायबल ऑप्शन बचा ही नहीं है अगर उन्हें अपना इंपोर्ट बिल कम करना है। वही तो, ये मैंडेट इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होने वाला, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी की जरूरत बन चुका है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए इनका फेज 2 एक्सपेंशन एग्जैक्टली ठीक वक्त पर शुरू हुआ है। ये लोग एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल और अशोर्ड डिमांड दोनों का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गया इनका बैकग्राउंड का बड़ा और पावरफुल इंजन यानी एथेनॉल।
पर दूसरी तरफ इनका सामने का चेहरा भी तो पूरी तरह बदल रहा है। इनका कंज्यूमर डिवीजन। हाँ, कंज्यूमर डिवीजन में भी एक अलग ही कहानी चल रही है। अगर हम इनके सफर को देखें तो ये पहले बल्क कमोडिटी हैंडल करते थे, यानी खुले तेल जैसी चीजें। अब बल्क कमोडिटी से उठकर एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड तक आना, ये एक बहुत लंबा सफर है। इस मार्केट में एंट्री करना और शेल्फ स्पेस लेना आसान तो नहीं होता। वहां पर इनकी अप्रोच प्रीमियमाइजेशन की रही है। बल्क तेल बेचने में ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, बस पैसों का टर्नओवर ज्यादा दिखता है। राइट। पर जब कंज्यूमर किसी वेल पैकेज्ड और हेल्थ फोकस ब्रांड के लिए एक्स्ट्रा पैसे देता है तो हर यूनिट पर मार्जिन बहुत बड़ा होता है। और सॉस डॉक्यूमेंट्स में भी क्लियरली लिखा है कि मोदी नेचुरल्स अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रीमियम एडिबल ऑयल ब्रांड बन गया है। हाँ, गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल स्पेस में तो ये क्लियरली डज या। इनके जो कोर ब्रांड्स हैं जैसे ऑलिव और पीपो, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इनका सुपर प्रीमियम रिफाइंड ऑयल नंबर 2 पर रैंक करता है। और ई कॉमर्स पर नंबर 2 आना इस बात का इशारा है कि कंज्यूमर अब कॉन्शियसली इनके ब्रांड को सर्च कर रहा है। सही बात है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये समझ आएगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर एग्जैक्टली इसी तरफ शिफ्ट हो रहा है। अर्बन हाउसहोल्ड्स अब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। वही तो, लोग अब आम रिफाइंड तेल से हटकर ऑलिव ऑयल और मल्टीग्रेन ऑप्शंस पर जाना चाहते हैं। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वो एक हेल्थ और प्रीमियम लाइफस्टाइल बेच रही है। सही कहा आपने। और सिर्फ तेल पर बात रुकी नहीं उनकी। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो इन्होंने क्रॉस सेलिंग की एक पूरी दुकान ही खोल दी है। मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि पिब्बो ब्रांड के अंदर अब इनका पॉपकॉर्न आता है। हाँ, वो भी पेरी पेरी, ओरेगानो और तंदूरी फ्लेवर्स में। इसके अलावा पास्ता की नई रेंजेस आई हैं। नॉर्मल मैक्रोनी और स्पेगेटी तो है ही, पर एक प्रीमियम मल्टीग्रेन पास्ता भी लॉन्च किया है जिसमें 4 अलग अनाज का फायदा है। ये एसेंशियली कंज्यूमर ट्रस्ट का एक चेन रिएक्शन बना रहे हैं। और वो ट्रस्ट अब बच्चों तक ले जा रहे हैं। इन्होंने ऑलिव जूनियर पीनट बटर बनाया है जो खास तौर पर 4 से 13 साल के बच्चों को टारगेट करता है। और सबसे स्मार्ट चीज इसमें क्या है? वो चॉकलेट फ्लेवर में है, जो भी पायलट स्टेज पर चल रहा है। साथ ही जिंक्स नामक एक नया ब्रांड भी लाया गया है। ये ब्रांड रेडी टू मिक्स बेवरेजेस बनाता है, जैसे मैंगो, ऑरेंज और आइस टी लेमन फ्लेवर्स के साथ। बिल्कुल। तो मुझे ये स्ट्रैटेजी देखकर लग रहा है कि ये बेसिकली किचन के एक कोने से निकलकर पूरी रसोई पर कब्जा कर रहे हैं। पहले सिर्फ कुकिंग ऑयल शेल्फ पर थे, अब पूरे किचन में है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कच्चा माल यानी कैनवास बेचने से सीधा एक तैयार पेंटिंग बेचना। क्या बात है, ये एफएमसीजी स्पेस का गोल्डन रूल है। अगर किसी घर में ऑलिव का तेल इस्तेमाल हो रहा है ना, तो पेरेंट्स उसी ब्रांड का पीनट बटर अपने बच्चों के लिए लेने में भी सेफ फील करता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि नाम पहचाना हुआ लगता है। एग्जैक्टली। किसी नए ब्रांड को स्क्रैच से ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, पर यहाँ ब्रांड ट्रस्ट पहले से एस्टैब्लिश्ड है और अब बस उसे मोनेटाइज किया जा रहा है। तो एक तरफ हमने एथेनॉल इंजन की आक्रामक ग्रोथ देखी और दूसरी तरफ कंज्यूमर मार्केट में R&D, नए लॉन्चेस और अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग भी देख रहे हैं। पर इन सब नए वेंचर्स में तो बहुत कैश बर्न होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो नेचुरली मेरे दिमाग में ये सवाल उठता है कि इन सब को फंड कौन कर रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? इसका जवाब उनके उस डिवीजन में छुपा है जो शोर बिल्कुल नहीं मचाता पर सारी मेहनत करता है, उनका पुराना बल्क डिवीजन। तो बल्क डिवीजन यहाँ पर एक अदृश्य बुनियाद का काम कर रहा है। एकदम सही। इन्होंने यहाँ बहुत ही चतुर रणनीतियां अपनाई हैं जिससे पैसा फ्री हो रहा है। जैसे कि क्या रणनीतियां? डेटा बताता है कि बल्क डिवीजन अब एक लीन इन्वेंट्री मॉडल पर चल रहा है, जिसका मतलब है कि इन्होंने गोदामों में अनाज या तेल को डंप करके रखना बंद कर दिया है। हाँ, लीन इन्वेंट्री मॉडल सप्लाई चेन का एक बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर कमोडिटी बिजनेस में लोग बहुत सारा माल पहले से खरीद कर रख लेते हैं। पर उसमें तो रिस्क है ना, मार्केट में अनाज या तेल के दाम तो रोज ऊपर नीचे होते हैं। वही तो बात है, अगर आपने महंगा माल स्टॉक कर लिया और दाम गिर गए तो आपका नुकसान पक्का है। लीन मॉडल का फायदा यह है कि इनका पैसा पुराने स्टॉक में नहीं फंसता। ये मार्केट डिमांड और प्राइस चेंजेस पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर सकते हैं। और इस लीन मॉडल का असर सीधा इनके नेटवर्किंग कैपिटल पर दिखा है।
प्रेजेंटेशन दिखाती है कि उनका नेट वर्किंग कैपिटल 66 दिन से घटकर 62 दिन हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर 4 दिन का फर्क किसी को भी छोटा लग सकता है ना? देखने में छोटा लगता है, पर वर्किंग कैपिटल साइकिल वो समय है जिसमें कंपनी का खुद का पैसा रॉ मटेरियल और ऑपरेशंस में अटका रहता है। अच्छा, फुल है। वर्किंग कैपिटल ना ऑपरेशंस की एफिशिएंसी का सबसे निर्मम या रूथलेस इंडिकेटर होता है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट का अपनी डे टू डे रनिंग्स पर कितना टाइट कंट्रोल है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ इनका कंट्रोल इतना टाइट है और दूसरी तरफ इन्होंने एक बहुत बड़ा और शॉकिंग कदम उठाया है। आप पीलीभीत प्लांट की बात कर रही हैं? हाँ, इन्होंने पीलीभीत यूपी में अपना एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। आमतौर पर जब किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद होता है तो उसको एक फेलियर या बुरी खबर मानी जाती है। एक सोचे समझे एनालिटिकल नजरिए से इस शटडाउन को हम पॉजिटिव कैसे मान सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब ना बिजनेस की सबसे जरूरी स्किल में छिपा है, जिसे हम कैपिटल एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एलोकेशन का इस शटडाउन से क्या लेना देना? असली मैनेजमेंट वही होती है जो सिर्फ एक्सपेंशन की जिद में नहीं रहती, बल्कि ये भी समझती है कि कौन सा पुर्जा अब गाड़ी को धीमा कर रहा है। समझ रही हूँ। पीलीभीत का जो प्लांट था वो उनके लंबे समय के प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स के साथ मेल नहीं खा रहा था। वहां जितनी पूंजी और वक्त लग रहा था उसके हिसाब से रिटर्न्स बहुत कम थे। तो उन्होंने संक कॉस्ट फैलेसी में फंसने के बजाय उसे वहीं काट दिया। एक सड़क पर खराब होती कार को धक्का मारने के बजाय उन्होंने इंजन ही बंद कर दिया ताकि फ्यूल बच सके। एग्जैक्टली। उन्होंने एक इमोशनल फैसला नहीं लिया। उस प्लांट को बंद करके जो कैश और रिसोर्सेज फ्री हुए और उनको निकालकर वहां लगाया गया जहां हाई रिटर्न्स है, जैसे नए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और उनका नया E20 एथेनॉल प्लांट। तो मतलब यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जिसने इनका ओवरऑल ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.3% से बढ़ाकर सीधा 19.9% तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। अगर वो उस घाटे वाले प्लांट को जिंदा रखने की कोशिश करते रहते तो इनका ROCE कभी इतना ऊपर नहीं जाता। ये उनकी डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की पहचान है। वाह, ये सच में एक पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ग्रोथ हमेशा कुछ नया जोड़ने से नहीं आती, कभी-कभी पुराने डेड वेट को हटाने से भी आती है। सही कहा आपने। तो अगर हम इस सारे डेटा को, E20 मैंडेट्स को और कंज्यूमर शिफ्ट्स को एक साथ मिलाकर देखें तो आगे क्या? FY27 और उसके आगे के लिए इनके प्लान्स क्या दिखते हैं? वो 925 करोड़ से 965 करोड़ तक ले जाने का अनुमान है। और प्रॉफिट? PAT जो प्रॉफिट का आंकड़ा है उसको 66 करोड़ से 70 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। ये नंबर्स काफी एम्बिशियस लगते हैं, पर पिछले साल की एग्जीक्यूशन देखकर लगता है कि इनके पास इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। एक एग्री कमोडिटी कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड FMCG और एनर्जी पावर हाउस में बदलने की ये पूरी एक जर्नी है। इस पूरे डीप डाइव के बाद ना, जब मैं उन सारी सोर्सेज और इन्वेस्टर रिपोर्ट्स को वापस देखती हूँ तो एक ऐसी बात दिमाग में आती है जो इन डॉक्यूमेंट्स में सीधे तौर पर तो नहीं लिखी है, पर इस पूरी चर्चा के बाद क्लियरली महसूस हो रही है। ऐसी कौन सी बात? देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि हर कंपनी का एक कैटेगरी वाला डब्बा होता है ना। हाँ। पर यहाँ एक ही कंपनी अपने उसी एग्रीकल्चरल बेस का इस्तेमाल करके, यानी किसान और खेत को बेस बनाकर हमारी रसोई का रिफाइंड तेल बना रही है, हमारे बच्चों का पीनट बटर बना रही है और वही कंपनी हमारी गाड़ी का फ्यूल भी बना रही है। सही बात है। ये पूरी तरह से कन्वर्ट्स मॉडल बन चुका है। वही तो, ये सिर्फ फूड प्रोसेसिंग या बायोफ्यूल्स का टैग नहीं रहा, ये एक पूरा खेत से लेकर हर जरूरत तक, या फिर इंग्लिश में कहें तो क्रॉप टू एवरीथिंग मॉडल बन गया है। ये सच में सप्लाई चेन कन्वर्जेंस का एक बहुत बड़ा और परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इससे ये सवाल उठता है कि क्या हमें ऐसे एग्री बिजनेसेस को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने देना चाहिए? अगर एक अनाज का दाना FMCG शेल्फ और पेट्रोल पंप दोनों जगह प्रॉफिट कमा सकता है, तो क्या आने वाले कल की सारी FMCG कंपनीज इसी तरह एनर्जी और फूड का मिश्रण बन जाएंगी? ये काफी डीप पॉइंट है सोचने के लिए। क्या फ्यूचर में हमें FMCG सेक्टर को FMCG प्लस एनर्जी की तरह कैटेगराइज करना पड़ेगा? जो डब्बे हमने इंडस्ट्रीज को समझने के होते दिख रहे हैं, ये जरूर एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट का आने वाला रूप आज के रूप से बहुत अलग होने वाला है।